हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। दिस इज पार्ट वन ऑफ अवर रिवीजन वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस बेस्ड हैं हमारे प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे और आपके बहुत काम आने वाले हैं DU LLB, BHU LLB एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए, सबसे पहले नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती जाएं। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, इस पर हम रेगुलर अपडेट्स और क्वेश्चन क्विजेस पोस्ट करते रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। ऑनलाइन क्लासेस है 5999 में। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्टरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट किससे किससे मिलके बना हुआ होता है। तो अगर हम इलेक्टरल कॉलेज की बात करें तो इलेक्टरल कॉलेज क्या होता है, वो लोग जो प्रेसिडेंट को इलेक्शन के लिए वोट देते हैं। इंडिया में इनडायरेक्ट वे ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है, मतलब पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली वोट नहीं करते प्रेसिडेंट के लिए, इनडायरेक्टली उनके रिप्रेजेंटेटिव्स उनकी तरफ से वोट करते हैं। तो इलेक्टरल कॉलेज की अगर मैं बात करूं, सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इलेक्टरल कॉलेज और ये मिलकर वोट देते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। सो यहां से आपको ऑप्शन से पता लग गया होगा कि ऑप्शन 2 इज द रॉन्ग आंसर। लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं इंक्लूड होता है इलेक्टरल कॉलेज में। लेजिस्लेटिव काउंसिल की मैं बात करूं, सो 1/6 ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ये नॉमिनेटेड होते हैं। इनको नॉमिनेट किया जाता है। इनको नॉमिनेट कौन करता है? इनको गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट नॉमिनेट करते हैं। प्रेसिडेंट की मैं बात करूं, आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 54 बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 61 बात करता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कि प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जा सकता है, और प्रेसिडेंट को रिमूव करने का ग्राउंड क्या है? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जितनी बातें मैं बता रहा हूं लिख लीजिए, पेपर प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आर्टिकल 71 ये बात करता है इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, शेड्यूल 7 के हिसाब से जो चीजें शेड्यूल 7 में नहीं दे रखी हैं उन पे लेजिस्लेट करने का, मतलब लॉ बनाने का अधिकार किसको है? सबसे पहले मैं शेड्यूल 7 की बात करता हूं। आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है शेड्यूल 7 की, जो 3 लिस्ट की बात करता है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट मैटर है जिसपे केवल और केवल यूनियन पार्लियामेंट कानून बनाएगी। स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट मैटर है जिसपे केवल और केवल स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाता है, केवल उसी को अधिकार है। और कंकरेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसपे स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, और ऐसे 52 सब्जेक्ट मैटर्स हैं। बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एजुकेशन को हमने डाल दिया था कंकरेंट लिस्ट में। सो अब इसमें यह बोला है कि मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो तीनों ही लिस्ट में नहीं है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? सो उसको उस पर कानून बनाने का अधिकार होगा पार्लियामेंट, दैट इज यूनियन पार्लियामेंट। सो जैसे हमने पढ़ा था, रेजिडुअरी पावर इन दी हैंड्स ऑफ, किसके हैंड में होती है? सेंटर के हैंड में। और सेंटर लेजिस्लेट कैसे करता है, कैसे कानून आता है? पार्लियामेंट के थ्रू। सो पार्लियामेंट के पास जो होगी रेजिडुअरी पावर होगी। अब इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात और कर लेता हूं मैं। मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो स्टेट लिस्ट में है, तो क्या उस पर यूनियन पार्लियामेंट कानून बना ही नहीं सकती या बना सकती है? तो देखो, बना सकती है, लेकिन केवल 3 कंडीशन में ही यूनियन पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट मैटर पे लेजिस्लेट कर सकती है। पहला, इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जब देश में इमरजेंसी हो। दूसरा, जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट मिलकर एक रेजोल्यूशन पास करें कि प्लीज आप कानून बना दीजिए ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर, तो पार्लियामेंट कानून आता है। और थर्ड, अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करता है कि भाई नेशनल इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में आप इस सब्जेक्ट मैटर पे कानून बना दीजिए, तो उस केस में भी पार्लियामेंट कानून बना सकता है। सो इन 3 केसेस में ही केवल स्टेट सब्जेक्ट मैटर पे यूनियन पार्लियामेंट, दैट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कानून बना सकता है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल जियोपार्डी। कॉन्सेप्ट ऑफ डबल जियोपार्डी, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, डबल जियोपार्डी आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में दे रखा है। इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति को सेम क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती। नो वन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश मोर देन वंस फॉर द सेम क्राइम।
मतलब आपने मर्डर किया है तो ऐसा नहीं कि बेटे ने एक केस कर दिया अलग से और वाइफ ने एक केस अलग कर दिया, अब पता लगे बेटे वाले केस में भी सजा सुना रहे हैं, वाइफ वाले केस में भी सजा सुना रहे हैं, तो एक ही क्राइम के लिए दो बार सजा आपको नहीं हो सकती। अगर मैं आर्टिकल 20 की बात करूं, आर्टिकल 20 तीन चीजों की बात करता है। उसका क्लॉज 1 जो बात करता है वो बात करता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब क्या होता है, मान लीजिए 1990 में एक क्राइम था कि चोरी करने पे 10 साल की सजा होगी, ठीक है, और 2000 में क्राइम बनता है कि चोरी करने में 20 साल की सजा होगी। तो अगर आपने 1999 में चोरी की है ना तो आपको 1990 के क्राइम के हिसाब से सजा होगी, ये नहीं कि आपको 2000 के क्राइम के हिसाब से सजा होगी, ठीक है। तो जिस समय जो लॉ था उस हिसाब से ही पनिशमेंट मिलेगी, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। सेकंड इज डबल जियोपार्डी, जैसा हमने यहां पे किया है कि एक ही क्राइम के लिए दो बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी। एंड थर्ड इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी अपने खिलाफ गवाह नहीं बन सकता। मान लीजिए एक्स ने मर्डर किया है तो एक्स अपने खिलाफ ही गवाही नहीं दे सकता। हाँ, अगर उसने जो बयान दिया है उसके आधार पर एविडेंसेस प्राप्त हो रहे हैं तो बिल्कुल माना जाएगा, लेकिन आप अगर उसको फोर्स कर दे कि अपने ही खिलाफ गवाही दे दे तो वो मान नहीं होगी, अनलेस और अनटिल सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देखिए इलेक्ट्रल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट में क्या था, इलेक्टेड मेंबर। क्या थे, इलेक्टेड मेंबर। किसके किसके इलेक्टेड मेंबर थे, लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इनके इलेक्टेड मेंबर थे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों मेंबर होते हैं। राज्यसभा और लोकसभा केवल इन्हीं दोनों जगह के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं किसके इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। और काउंसिल ऑफ स्टेट क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट होता है राज्यसभा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमिंग टू नेक्स्ट, सरकरिया कमीशन was concerned with। जो सरकरिया कमीशन था ये किससे रिलेटेड था, इट वाज एक्चुअली रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड था ये सरकरिया कमीशन। अगर मैं सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करूं, सो लेजिस्लेटिव रिलेशन होता है सेंटर स्टेट के बीच में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन होता है एंड थर्ड वन इज फाइनेंशियल रिलेशन होता है, ठीक है। फाइनेंशियल रिलेशन मतलब जो टैक्स कलेक्शन होता है उसका आदान प्रदान। फाइनेंशियल रिलेशन से आप फाइनेंस कमीशन देखिए, फाइनेंस कमीशन कौन सा आर्टिकल बात करता है, आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट फाइनेंस कमीशन। इसके साथ साथ इंटर स्टेट काउंसिल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करना है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया इज कंसर्न्ड विद। एंटी डिफेक्शन लॉ, इट इज कंसर्न्ड विद, it is contained it is basically contained in 10th schedule of Indian Constitution। 10th schedule of Indian Constitution talks about anti defection law। और इसको कब लेके आया गया था, बाय अमेंडमेंट। कौन सी अमेंडमेंट, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ को इंकॉर्पोरेट किया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब क्या, अगर मान लीजिए कोई एमएलए ए पार्टी से है तो वो बी पार्टी में कूद के नहीं जा सकता, ठीक है। सो दिस इज एंटी डिफेक्शन लॉ। और अगर वो जाता है तो उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट क्या होगी कि उसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां से उसको हटा दिया जाएगा और वो एमपी या एमएलए नहीं रहेगा। इसके लिए एक कंडीशन दी गई है, एक्सेप्शन है इसका, एक एक्सेप्शन है कि वो तब डिफेक्ट कर सकता है। कौन सा एक्सेप्शन है, जब 2/3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दूसरी पार्टी में विलय कर जाएं। जब 2/3 मेंबर विलय कर जाएंगे तो वो बच जाएगा, तब उसकी मेंबरशिप नहीं जाएगी। दिस इज इंपॉर्टेंट। और इसका एक लीडिंग केस था एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है, वो था किहोतो होलोहन। किहोतो होलोहन जो केस था, इट वाज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ, हु हैज द पावर टू डिस्क्वालीफाई, सो स्पीकर हैज द पावर टू डिस्क्वालीफाई मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। और मान लीजिए एंटी डिफेक्शन लॉ के अलावा कोई फ्रॉड से आ जाता है या गलत तरीके से चुनाव जीत के आ जाता है तो उस केस में डिस्क्वालीफाई कौन कर सकता है, उस केस में डिस्क्वालीफाई करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन वो अकेले नहीं कर सकते, ऑन दी एडवाइस या ओपिनियन, ऑन दी ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन, तब वो डिफेक्ट कर सकते, तब वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। आर्टिकल 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
फंडामेंटल ड्यूटीज किसको प्रोवाइड करता है? देखिए आर्टिकल 51A पार्ट 4A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, और फंडामेंटल ड्यूटीज वो किसको प्रोवाइड करता है? सिटीजन ऑफ इंडिया। पार्ट 3 में वो क्या प्रोवाइड करता है? फंडामेंटल राइट्स देता है सिटीजन को। वहीं पार्ट 4A दैट इज 51A में वो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज की, हर सिटीजन की कुछ अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज होंगी। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितनी बार री इलेक्ट होकर आ सकते हैं? तो कितनी भी बार आ सकते हैं, एनी नंबर ऑफ टाइम। यूएस में 2 बार 3 बार है, लेकिन इंडिया में कितनी भी बार इलेक्ट होके आ सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई भी नंबर ऑफ चांसेस नहीं है। द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कौन से हाउस में लाया जा सकता है? देखिए चार्ज जो है आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में रेजोल्यूशन लेके आया जा सकता है, और एक हाउस में पास होगा फिर दूसरे हाउस में जाएगा, वहां पास होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो ग्राउंड है, किस ग्राउंड पे इंपीचमेंट किया जाता है, एंड इंपीचमेंट करने का जो रेजोल्यूशन लाया जाता है उस पे कितने एमपीज का सपोर्ट चाहिए होता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम कब अमेंड कर सकते हैं? तो देखिए केशवानंदा भारती केस में कहा गया था, केशवानंदा भारती केस में, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका बेसिक स्ट्रक्चर आप कभी भी अमेंड नहीं कर सकते हैं। सो नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। हु इज इक्विवेलेंट टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? स्टेट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट कौन होता है? एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। भाई ये यूनियन का वकील है तो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया स्टेट का वकील है, ठीक है। नेम ऑफ द यूनियन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 1 हमारा क्या बोलता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें ये मैंने हाईलाइट करके बताया था। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इन विच ईयर राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये एनेक्ट किया गया था। सो 2009 में एक्ट लेके आए थे, इस एक्ट के थ्रू राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है वो पास किया गया था। और आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन talks about right to education. It was incorporated by 81st constitutional amendment, और इसके लिए पर्टिकुलर एक्ट कब लेके आए? 2009 में लेके आए। The three list in the 7th schedule of India represent, क्या रिप्रेजेंट करती हैं? तो ये 3 लिस्ट रिप्रेजेंट करती है डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर मतलब स्टेट यूनियन, इन दोनों के बीच में डिवीजन ऑफ पावर, इन दोनों गवर्नमेंट के बीच में। सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर होता है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, इन तीनों का सेपरेट काम है। और डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है? कि बांटना। मान लीजिए कोई काम दे रखा है, इस काम में से काम बांटना कि भाई इतना काम तू करेगा, इतना काम तू करेगा, इतना तू करेगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर इन द हाउस ऑफ पीपल इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, भाई लोकसभा की सीटें जो है वो किससे डिसाइड होती हैं? वो डिसाइड होती है पॉपुलेशन डेंसिटी के बेसिस पे। सो द आंसर इज पॉपुलेशन। आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार इन्वोक हुआ है? तो सबसे पहले आर्टिकल 360 को हम जान लेते हैं क्या। आर्टिकल 360 बात करता है इमरजेंसी की, लेकिन कौन सी इमरजेंसी की? फाइनेंशियल इमरजेंसी की। तो अगर हम इमरजेंसी की बात करें, 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जिसको हम प्रेसिडेंशियल रूल भी कहते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। आपकी नेशनल इमरजेंसी 352 में डील होती है, स्टेट इमरजेंसी 356 में, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में डील होती है। इस पे मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो 360 कितनी बार इन्वोक हुआ है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में अभी तक एक भी बार इन्वोक नहीं हुई है, सो नेवर इन्वोक। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 has been taken from the purview of article 359 of the constitution। देखो अब आर्टिकल 359 की बात करते हैं। आर्टिकल 359 क्या कहता है? आर्टिकल 359 ये कहता है कि प्रेसिडेंट जब कभी भी इंडिया में इमरजेंसी हो, नेशनल इमरजेंसी, तो प्रेसिडेंट कोई भी लॉ लाकर हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसको खत्म कर सकता है, ये 359 कहता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 दैट इज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस और राइट टू लाइफ, इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खत्म नहीं कर सकता, बाकी सारे खत्म कर सकता है। और ये एक्सेप्शन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया था। इसके साथ साथ आर्टिकल 358 भी इंपॉर्टेंट, जिसमें बात करता है कि आर्टिकल 19 में जो हमें फंडामेंटल राइट मिलते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑटोमेटिकली
जैसे ही इमरजेंसी हुई, नेशनल इमरजेंसी जैसे ही प्रोक्लेम हुई, आर्टिकल 19 में जितने भी फंडामेंटल राइट है सारे ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, आप उसे क्लेम नहीं कर सकते और तब तक खत्म रहेंगे जब तक इमरजेंसी चल रही है। आर्टिकल 44 से एक और चीज लिंक है, दैट इज आर्टिकल 31 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको बाद में 300A में एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया था फंडामेंटल राइट से हटा के। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस इशू पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, कौन से आर्टिकल में इसकी बात होती है? आर्टिकल 123 में। और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर 213 में। सो ऑर्डिनेंस मेकिंग जो पावर है प्रेसिडेंट की, कैसी पावर है? सो इट इज लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि एक हिसाब से वो लेजिस्लेचर के थ्रू जो एक्ट बनाया जाता है वही वो बिना लेजिस्लेचर से पास करा के एक ऑर्डिनेंस की फॉर्म में दे रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट इज द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस की कितनी लाइफ होती है? फॉर द फिलॉसफी अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारा पुट फॉरवर्ड किया गया था, किसने पुट फॉरवर्ड किया था? देखो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या बात करता है? हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, और हम क्या क्या बनाने वाले हैं, किस एम के साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसी पे हमारा प्रियम्बल बेस है। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया था? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। So it was put forward by Jawaharlal Nehru, and the president of our Constituent Assembly was Dr. Rajendra Prasad was the president of Constituent Assembly. Now what do you mean by candidate losing the deposit? कि भाई जमानत जब्त हो गई उसकी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो उसने पैसे जमा किए थे वो जब्त हो गए, वो उसको वापस नहीं मिलेंगे। और ये कब होता है? जब 1/6, मान लीजिए टोटल पोलिंग एक्स हुई है, तो इस x का अगर 1/6 वोट भी उसको नहीं मिलता है, 1/6 से कम मिलता है, लेस देन 1/6, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में उसने जो पैसे जमा किए हैं जमानत, वो उसकी जब्त हो जाती है। मतलब 1/6 का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए 60 लोगों ने वोट दिए हैं, 1/6 इसका हो गया 10, मतलब अगर 10 से कम लोगों ने वोट दिए हैं किसी भी कैंडिडेट को, तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड कैंडिडेट लूजिंग द डिपोजिट। Which of the following are included as a fundamental duty? तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी में इंक्लूडेड है? बहुत ही इजी आंसर आप आराम से दे देंगे कि फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड द फोर्थ वन। फंडामेंटल ड्यूटी में रूल ऑफ लॉ, ये फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट नहीं, ये तो स्टेट की ड्यूटी है कि रूल ऑफ लॉ मेंटेन करे। कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ ये डाइसी का कॉन्सेप्ट था। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इट इज बोरोड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज द बलवेयर? बलवेयर का मतलब होता है प्रोटेक्टिंग वॉल ऑफ पर्सनल लिबर्टी। सो पर्सनल लिबर्टी का प्रोटेक्टिंग वॉल क्या है? द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस दैट इज आपकी पर्सनल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना। रिट के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। विच ऑफ दिस सेट इज द गोल्डन ट्राइंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? गोल्डन ट्राइंगल, this is article 14, 19 and 21, गोल्डन ट्राइंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कहा गया था मेनका गांधी केस में, अ वेरी इंपॉर्टेंट केस जिसमें गोल्डन ट्राइंगल की बात की गई थी, 14, 19 एंड 21। क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15, दैट इज आर्टिकल 15 क्लॉज 4, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमने इंसर्ट किया है? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज कौन से केस में किया गया था? शंकरी प्रसाद। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या बात करता है। नाउ द रिट ऑफ प्रोहिबिशन कब इशू होता है? तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू होता है व्हेन बोथ एन absence of jurisdiction or excess of jurisdiction and violation of the principle of natural justice। मान लीजिए कोर्ट एक्स जो है उसका जुरिस्डिक्शन 10,000 तक के फैसले करने का है, लेकिन वो 50,000 के फैसले करता है, तो एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन हो गया उसका। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस केवल इस इशू पे ही रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू होती है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन मैंने अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। नाउ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज चैलेंज्ड इन, हमने अभी भी बात की है, शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, कौन से मैटर में कंसल्ट कर सकते हैं? सो कोई भी मैटर ऑफ लॉ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, दैट इज मैटर ऑफ लॉ
एज वेल एज फैक्ट, किसी पे भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकती है। और एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो है आर्टिकल 143 में, जिसके तहत वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस दे सकते हैं। अब इसमें एडवाइस देना ना देना क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट पे, ये टोटली डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट पे, चाहे तो वो दे या फिर ना दे, बाउंड नहीं होता। वैसे ही अगर वो एडवाइस देता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बाउंड नहीं होते, चाहे वो एडवाइस फॉलो करे या फिर ना करें। जैसे आपने अपने फ्रेंड से कुछ पूछा, आपका फ्रेंड आपको बताए या ना बताए, और वैसे ही उसकी सलाह आप चाहे माने या ना माने। लेकिन अगर आर्टिकल 131 के थ्रू कोई भी मैटर है और उस मैटर पे प्रेसिडेंट साहब एडवाइस मांगते हैं, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की वो एडवाइस देंगे ही देंगे। लेकिन अब प्रेसिडेंट वो एडवाइस माने या ना माने, वो प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनवाइजेस व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस। हमारे प्रियम्बल में कैसे जस्टिस की बात होती है? सो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, ऑल ऑफ द अबव। सो इस काइंड ऑफ जस्टिस, द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, ये हमने कहां से बोरो किया है? यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से। As per the Constitution of India, the sovereignty of India lies in it lies in the people of India. So that's all for today. Thank you so much for watching the video. हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे जिसमें हम आईपीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे।